Hello children, this is the platform of Diya Academy, and today we'll be continuing with the chapter that we started that previous day, which was subject verb agreement. Okay, so we had done till rule number 3 that day. Today we'll be continuing from rule number 4. So let's read out and see what does the rule number 4 has to teach us. So rule number 4 says compound subjects combined using the conjunction and take a plural verb. Compound subjects means when there are more than one subject. जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं then that is called as a compound subject. Okay, and when they are combined using and और उनके बीच में and लगा होगा, so in that case we have to take a plural verb क्योंकि दो सब्जेक्ट्स मिलकर प्लूरल हो गए. एग्जाम्पल, Krish and Radha are on their way to the airport. Now here one subject is Krish and the another subject is Radha, and both are joined by and. So together they are acting like compound subjects. साथ में compound subjects की तरह act कर रहे हैं. So you can see that here the verb that we are using is are. That is a plural verb. ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि अगर हम लोगों ने एंड का यूज करके दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया है तो वो मिलकर प्लूरल हो गए. तो जो वर्ब लगेगा साथ में वो क्या लगेगा, एक प्लूरल वर्ब लगेगा. ओके, आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट. सेकंड एग्जांपल, Karen, Sheila and Akash have completed their assessments. So here there are three subjects, Karen, Sheila, Akash. ठीक है, three subjects are there and all have been combined using the word and. This is a conjunction, using the conjunction and. So because three subjects are there, so that means it has become a compound subject. अब ये तीनों मिलकर plural हो गए. That means the verb that we are using, that is a plural verb. ठीक है, so this is your rule number 4 जो ये कहता है that if there are more than one subject and then combined using and, then together they will use the plural have or are. That means they'll use a plural verb. ठीक है, okay. Now rule number 5, when more than one noun is joined by the conjunction or, the subject is considered to be singular and a singular verb is used. Now when there are more than one noun but they are joined using or, लेकिन इनका यूज और लगाकर ज्वाइन किया गया. नाउ इफ यू नो दैट और इज यूज्ड फॉर गिविंग ऑप्शंस. जब किसी को ऑप्शन देते हैं ये या तो ये, दो में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं, देन वी यूज और. दैट मींस कि किसी काम को करने में कई लोग तो हैं बट उनमें से कोई एक ही उस काम को कर सकता है. That means although there are more than one people or more than one thing, but at one time only one thing will act. एक से ज्यादा लोग एक्ट नहीं कर सकते. तो इन दैट केस और इज यूज्ड एंड इन दैट केस द वर्ब इज सिंगुलर. और ऐसे केसेस में वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है. हाउ, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सेलेरी और स्प्रिंग अनियन वर्क्स फाइन. नाउ हियर वी हैव टू ऑप्शंस. या तो हम लोग सेलेरी का यूज करेंगे या तो हम लोग स्प्रिंग अनियन का यूज करेंगे. दोनों में से किसी एक चीज का यूज करेंगे. बिकॉज यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीच में और लगा हुआ है. और मतलब दोनों नहीं यूज करना, दोनों में से किसी एक को यूज करना है. तो रूल सेज कि इन दिस केस द वर्ब दैट विल यूज दैट विल बी सिंगुलर. वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. कैसे, देखो वर्ब्स में एस लगा हुआ है एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि जब वर्ब में एस लग जाता है देन इट बिकम्स सिंगुलर और एस हटा देते हैं तो इट बिकम्स प्लूरल. तो वर्ब्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोनों में से कोई एक काम कर रहा है. आइदर सेलेरी इज बीइंग पुट और स्प्रिंग अनियन इज बीइंग पुट. दोनों में से किसी एक चीज को पुट करना है. ठीक है, जब कोई एक ही काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. योर मॉम और डैड हैज टू बी हियर इन एन आवर. योर मॉम और डैड, एक पर्सन यहाँ पर मॉम है और दूसरा पर्सन यहाँ पर डैड है और दोनों में से कोई एक, यू कैन सी और लगा हुआ है यहाँ पर, दोनों में से कोई एक हैज टू बी हियर इन एन आवर. दोनों में से किसी एक को 1 घंटे के अंदर यहाँ पर आना है.
तो here you can see the verb that is used, again it is singular. यहाँ पे हम लोगों ने have नहीं यूज किया, we are using has. If you remember, has is used with singulars and have is used with plurals. ठीक है, तो rule number 5 says this. Rule number 4 is for and rule number 5 is for or. And denotes plural and or denotes singular. ठीक है, okay. Now let's move to the next rule, that is rule number 6. What does rule number 6 say? Sentences with pronouns such as anybody, anyone, no one, somebody, someone, everybody, everyone, nothing, and nobody are treated as singular subjects and will therefore use a singular verb. All these words that are mentioned, जितने pronouns यहाँ mention किए गए हैं, anybody, anybody, anyone, no one, somebody, someone, everybody, everyone, nothing and nobody, ये सब are talking about any one thing. देखो यहाँ body, one, body, one. Can you see all these words? So ये सारे वर्ड जो हैं वो किसी एक की बात करते हैं. Somebody मतलब कोई एक इंसान आया है. Someone again कोई एक इंसान की बात हो रही है. तो nothing किसी की भी बात नहीं हो रही है. Nobody कोई नहीं आया है. So in all these cases we are taking each and every person one by one. यहाँ हम एक एक की बात कर रहे हैं, ठीक है. Somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone, यहाँ पे भी एक एक की बात हो रही है. तो यहाँ पर क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं, that's why the verb will be singular. इसलिए हम जो verb यूज करेंगे इसके साथ, that will be a singular verb. Many examples are given related to different pronouns. First example is for nobody and it says nobody has understood anything. किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है. तो nobody here is, I hope आप सबको समझ में आ रहा है. तो nobody here is about one person and therefore the verb that we are using is singular. ठीक है. Second one, everyone. अब everyone again is talking about one person, हर एक की बात कर रहा है. Everyone was happy with the outcome. Outcome is result. तो जो भी result आया उससे सब लोग बहुत खुश थे. तो everyone again is talking about one. That's why the verb that we are using is singular. Similarly, nothing fits me well. कुछ भी मुझे अच्छे से फिट नहीं बैठता. Nothing again is talking about one thing. कोई भी एक चीज मुझे अच्छे से फिट नहीं बैठती. तो अगेन द वर्ब which we are using is fits. S लग गया है, that's why it is singular. And the fourth case, no one finds the movie interesting. किसी को भी मूवी इंटरेस्टिंग नहीं लगती. No one. Again एक एक की बात हो रही है, no one. And as you can see, the verb is finds. S लग जाने से verb क्या हो जाता है? Singular. That means again the verb here is singular. So with nobody, everyone, nothing, no one, in all these cases the verb remains singular. इसके अलावा हमारे पास और words भी हैं, जैसे somebody है, someone है. तो again we will use the singular word only. For example, let me give you an example with somebody. So we will write down somebody dash knocking at the door. If a sentence is given like this, somebody dash knocking at the door. So what will you fill here? Somebody is knocking or somebody are knocking? Obviously we will put somebody is knocking. Why? Because somebody talks about any one. कोई एक की बात कर रहा है. तो with this the verb will remain singular. ठीक है. So in all these cases you can see rule number 6 tells us that in all these pronouns the verb remains singular. I hope it's clear. Let's move to the next rule.
Next is rule number 7. What does it say? For sentences using either or and neither nor, the verb should agree with the noun or pronoun that comes just before it. Now here's a little bit thing to remember, to focus on. What does this rule say? क्या कहता है ये rule? That when we are using the pronouns either or neither nor, तो either or का मतलब क्या होता है? Either or is used when we are giving two options to the person in front and we are saying either take this one or take this one. जब सामने वाले के सामने दो ऑप्शन रखते हैं और उससे कहते हैं या तो ये पिकअप कर लो या ये पिक कर लो, देयर वी यूज either or. और जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि दो में से दोनों को ही पिकअप नहीं करना है, तो वी से neither this nor that. दो ऑप्शंस में से कोई एक पिक करना है तो either और दो ऑप्शन में दोनों ही नहीं पिक करना है तो कहेंगे neither nor. ठीक है? So in these cases the rule says that the verb will agree with the noun or pronoun that comes just before it. यानी कि यहां पर जो वर्ब होगा वो उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा जो उस वर्ब के ज्यादा करीब होगा. ठीक है? लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट एग्जांपल, neither Ricky nor Gina is here yet. So first of all you can see हम लोग neither nor का यूज कर रहे हैं. neither Ricky nor Gina यानी कि ना रिकी ना जीना दोनों यहां पर अभी नहीं आए हैं. ठीक है? So the verb that we are using is. हम यहां पर is का यूज कर रहे हैं because Gina is one person. ठीक है? So the verb here is सिंगुलर. ठीक है? यहां पर तो बेसिकली जो नॉर्मल रूल होता है वही है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है जीना, तो इस वजह से यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं. वैसे भी नाइदर रिकी नॉर जीना में हम दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों की एक साथ बात नहीं कर रहे हैं. ना रिकी आया है ना जीना आई है, तो यहां पर हम लोग इज का यूज करेंगे. ओके? सो वो जो रूल था कि द एग्रीज विद द नाउन क्लोजर, तो यानी कि वर्ब ये है और वर्ब के पास नाउन कौन सा है? जीना. टू नाउन्स आर हियर, वन इज जीना, अनदर वन इज रिकी, बट द वन व्हिच इज क्लोजर टू इज, जो इसके ज्यादा पास है वो है जीना. तो जो वर्ब डिसाइड होगा वो जीना के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. ठीक है? यहाँ पर रिकी और जीना दोनों के लिए इज लगेगा. दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम यहाँ इसके और कुछ नहीं लगा सकते. हम नहीं कहेंगे कि नाइदर रिकी नॉर जीना आर हियर येट. ठीक है? क्योंकि वहां दोनों की एक साथ बात नहीं हो रही है, दोनों की अलग अलग बात हो रही है कि ना तो वो आया ना तो वो आई. ठीक है? नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. दिस वन इज लिटिल बिट ट्रिकी. Second example says what? Either the teacher or the students have to take an initiative to keep the classroom clean. The sentence says कि या तो टीचर को either the teacher or the students या तो स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्लासरूम को क्लीन रखने का. ठीक है? Now in this sentence the first subject is singular. यहां पे जो टीचर है दैट इज सिंगुलर, वन पर्सन, बट द सेकेंड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इज प्लूरल. लेकिन जो सेकेंड सब्जेक्ट है यहां पे दैट इज प्लूरल. तो हियर यू हैव टू सी द रूल. यहां पे रूल बहुत काम आता है. जो रूल में जो लिखी है वो बात और समझ में आती है कि व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और, देन द वर्ब agrees with the subject that is nearer to it. ये लिखा हुआ है कि verb उस सब्जेक्ट से एग्री करेगा जो उसके जस्ट पहले आ रहा है या उसके जो ज्यादा करीब है. तो स्टूडेंट्स और टीचर में हैव के ज्यादा करीब क्या है? स्टूडेंट्स. सो यहां पर जो हम लोग verb लिखेंगे that will be a plural verb. ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि either the teacher or the students has to take an initiative. ठीक है? ये नहीं कह सकते. लोग ये कह सकते, आर्ग्यू कर सकते हैं कि टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगना चाहिए. ठीक है? स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या हुआ? टीचर तो सिंगुलर है. बट द रूल सेज कि द वर्ब विल अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज
nearer to it. वर्ब उससे एग्री करेगा जो सब्जेक्ट उसके ज्यादा पास है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव, इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, द थर्ड सेंटेंस, neither the children nor their parents are aware of the consequences. Neither the children nor their parents. So one subject is children, another subject is parents. Now you can see here both are plural. Children भी यहाँ पर plural है और parents भी यहाँ पर plural है. ठीक है, so the verb that will use here, that will agree with the subject that is nearer. तो subject nearer वाला भी plural ही है, तो verb भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, plural. ना तो बच्चे ना तो पेरेंट्स अवेयर हैं कॉन्सिक्वेंसेस से. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो इफेक्ट्स पाएंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो वो कर रहे हैं उससे वो अवेयर नहीं है, उनकी जानकारी उससे नहीं है. तो neither the parents nor neither the children nor their parents are aware. तो दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब प्लूरल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. बट जब एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो उस केस में द वर्ब विल अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज नियरर. ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल वेयर द फर्स्ट वन इज प्लूरल एंड द सेकंड वन इज सिंगुलर. तो एग्जांपल इज either the parents or the child dash to complete the left work. Either the parents or the child dash to complete the left work. यानी कि जो काम बचा रह गया है उसको या तो पेरेंट्स को करना पड़ेगा और या तो चाइल्ड को करना पड़ेगा. दोनों में से कोई एक को काम करना पड़ेगा. Now here you can see the first subject is plural. पहला सब्जेक्ट है प्लूरल है, but the second subject is singular. Now tell me the verb that will fill here, that will be singular or plural? So the rule says that the verb will agree with the subject that is just before it. तो verb के पहले यहाँ जो subject है वो singular है, child है, तो has और have में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, has लगाएंगे. Either the parents or the child has to complete the left work. या तो parents को या तो बच्चे को बचा हुआ काम करना पड़ेगा. Understood? So this is what this rule tells us. Okay? Now let's move to the next rule. Rule number 8. What does rule number 8 say? When sentences have subjects like police, news, scissors, mathematics, etc., nouns that are plural by default, the verb used should be plural. Now, when we talk about words like police, news, scissors, so all these words already end with s. ये सारे words s पे end होते हैं और and they are nouns which are plural by default. यानी कि singular form में exist ही नहीं करते. ठीक है, ये हमेशा plural form में ही exist करते हैं. हम news का new नहीं लिख सकते, हम mathematics का mathematic नहीं लिख सकते, हम scissors का scissor नहीं लिख सकते. They always exist in plural. वो plural form में ही exist करते हैं. तो obvious सी बात है कि जब वो plural form में exist करेंगे तो the verb they will use will also be plural. तो जो इनका verb लगेगा वो भी क्या लगेगा, plural लगेगा. ठीक है, example, the news of demonetization shocks the entire nation. Okay, but one mistake is there. No, it's correct. The news of demonetization shocks the entire nation.
बेसिकली हमें पास्ट टेंस होना चाहिए, शॉक्ड द एंटायर नेशन। मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मंडे को प्लीज एब्सेंट मत कीजिए। So here the news is plural, so the verb that we are using, that is also plural. Similarly, in the second question, example, the police have been looking for the culprits, so the police is plural, and the verb that we are using, that is also plural. तो plural words हैं तो साथ में जो verb लगेगा that will also be plural. Okay, so it's a very easy rule. Let's move to rule number 9. When a negative sentence is written, when a negative sentence is written, the do verb is used and it has to match the subject. जब हम negative sentence लिखते हैं, then we have to use the verb do. तो वहां पे हमें do verb का यूज करना पड़ता है always, and it has to match the subject, और वो subject को match करना चाहिए. Example, the children do not like working out trigonometry problems. Now remember that do is used with plural cases and does is used with singular cases. ठीक है? The first example says the children do not like working out trigonometry problems. So here the children is plural, therefore we are using do. ठीक है? बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम लगाना पसंद नहीं है, डू नॉट लाइक, और लाइक यहाँ पर है, लाइक्स नहीं है. ऑब्वियसली यू नो कि प्लूरल के साथ जो वर्ब होगा वो एक प्लूरल वर्ब होगा, और प्लूरल वर्ब में हम एस हटा के लिखते हैं. ठीक है? तो बेसिकली दिस रूल इज कॉल्ड डू एंड डज, तो हम लोग वहीं पे फोकस करेंगे. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले रूल्स में देख लिया है. सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर डज नॉट वर्क एट द बैंक एनीमोर. So here my father is singular and the verb that we are using, that is also singular. इसलिए यहाँ पे हम जो s लगा रहे हैं, do लगा रहे हैं, उसमें es ऐड कर रहे हैं और does लगा रहे हैं. My father does not work at the bank anymore. ठीक है? तो प्लूरल के साथ do लगता है और सिंगुलर के साथ does लगता है. Now you can notice one thing कि here we are not using works. सर आपने तो बताया था कि जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ऐड करना होता है. ठीक है, दैट रूल इज करेक्ट, बट व्हेन वी आर ऑलरेडी राइटिंग डज, देन वी डोंट नीड टू पुट एस अगेन ऑन द वर्ब. जब हम ऑलरेडी यहाँ पर डज का यूज कर चुके हैं तो हमें यहाँ पर वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है? माय फादर डज नॉट वर्क एट द बैंक एनीमोर, ऑलरेडी डज में एस आ चुका है तो वर्क में वर्क्स लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है. तो दिस रूल अप्लाइज ओनली व्हेन वी आर यूजिंग अ नेगेटिव वर्ड. ये रूल किसके लिए है? फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो जब नेगेटिव बात लिखी जाती है तो वहां पर हम डू लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ. ठीक है? दिस इज योर रूल नंबर 9. नेक्स्ट रूल नंबर 10. Interrogative sentences also take the help of the do verb. Interrogative sentences में भी do verb लगता है. As far as the subject verb agreement of interrogative sentences is concerned, the first verb, be verb or do verb has to be aligned with the subject of the sentence.
तो rule says that when we are writing an interrogative sentence using the do verb, जब हम do या does लगाकर एक interrogative subject लिख रहे हैं, interrogative sentence लिख रहे हैं, तो in that date, in that sentence, do or does will depend on the subject of the sentence. क्या लिखा हुआ है? Has to be aligned with the subject of the sentence. तो ये do लगेगा कि does लगेगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर. ठीक है? Example, do you read thriller novels? Now here the subject that you see, that is a pronoun and that is a second person. ये pronoun second person में you. तो when we are using second person, तो I have told you कि second person के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? सेकेंड पर्सन में you होता है और you के साथ हमेशा क्या लगता है? do लगता है. ठीक है? तो here the previous rule does not apply. यहाँ पे फिर रूल नंबर 9 अप्लाई नहीं होता. रूल नंबर 9 में मैंने बताया था कि do जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और does जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है. लेकिन रिमेंबर, for the second person, for the first person and for the plurals, for the singular also we use do. तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन का you लगा हुआ है, इसके आगे we are using do, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में भी हमको do ही लगाना पड़ता है. ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल, doesn't she know you already? Now here you can see the pronoun that we are using, that is third person. She, he, it, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर केसेस में, अब ही या शी किसी एक की बात करेंगे, तो इन दैट केस वी विल यूज डज. डज में नॉट लग गया तो वो डजंट बन गया. तो अदरवाइज अभी हम क्या लगाएंगे? सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में डज लगाएंगे. ठीक है? थर्ड केस, द थर्ड एग्जांपल, इज टीना हैप्पी विद द न्यू हाउस? नाउ हियर द वर्ब दैट वी आर यूजिंग इज. अब हम लोग इज क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज टीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. टीना यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन, इट्स अ नाउन, ये प्रोनाउन नहीं है. थर्ड पर्सन एंड टीना इज सिंगुलर. टीना यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब लग रहा है इज, दैट इज ऑल्सो सिंगुलर. ठीक है? अब क्योंकि अब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसलिए इज टीना हैप्पी लगा है. अगर ये पास्ट टेंस की बात करते तो इसके लिए हम क्या लगा देते? was टीना हैप्पी विद दिस न्यू हाउस. ठीक है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट टू सिंगुलर वर्ब. Two more examples are here. Were you looking for me? Again, were यहाँ पे क्यों लगा? See, the pronoun that is here, the pronoun that is here, that is second person. And I've told you that for second person, we always use were. Second person हो और क्या कहते हैं प्लूरल्स हो, वहां पे हम वर लगाते हैं. तो वर यू लुकिंग फॉर मी. ठीक है? वॉज यू लुकिंग फॉर मी नहीं होता है, वर यू लुकिंग फॉर मी. ऑल्दो वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, बट सेकंड पर्सन में वो रूल अप्लाई नहीं होता, वहां पर हम लोग वर लगाते हैं. तो अगेन द वर्ब इज सिंगुलर, सॉरी द वर्ब इज प्लूरल, बट हियर वी आर यूजिंग इट विद द सिंगुलर सेकंड पर्सन. एंड द लास्ट एग्जांपल, has Sharon submitted her final project yet? तो Sharon here is a singular noun. सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हम लोग जो वर्ब लगा रहे हैं वो क्या है? has. क्योंकि सिंगुलर्स के साथ हम क्या लगाते हैं? has लगाते हैं. ठीक है? और प्लूरल्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? have लगाते हैं. So for learning these rules of helping verbs, you have to go back to your chapter of the helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स के चैप्टर में आई हैव टोल्ड यू ऑल कि वेयर डू वी यूज हैज, वेयर हैव, इज, आर, वाज, वर, हाउ डू वी यूज देम विद द डिफरेंट पर्संस ऑन इन प्रोनाउंस. वी हैव डन इन दैट चैप्टर. सो जस्ट गिव अ क्विक रिविजन देयर एंड यू विल very easily understand this.
ठीक है, यहाँ थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ड वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, लेकिन वर्ड जो है वो प्लूरल के साथ लगता है. बट when we are talking about the first person pronoun and the second person pronoun, then in with the subjects we use were. ठीक है, जैसे you were होता है, you was is wrong, हम लोग को you के साथ were लगाना पड़ता है. तो although it is an exception, but ऐसा ही है और ऐसे ही हमें लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा. ठीक है, today we will be doing till rule number 10. From rule number 11 we will continue in the next lecture. Okay, I hope you understood till here. It's a very easy topic. It's all a revision that you've already done in the previous classes. ठीक है, thank you children.